नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए आज कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत और मालदीव की संयुक्त जिम्मेदारी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की तत्काल आवश्यकता। हैदराबाद में 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला वेल्स से। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा पर जाएंगे। वे कर्नाटक में यादगिरी और कलबुर्गी जिले का दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज सुबह कलबुर्गी आने के पश्चात प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से यादगीर पहुंचेंगे, जहां पर वह नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल पर बने आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का उद्घाटन करेंगे। इसमें सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा एक्विजिशन यानी स्काडा व्यवस्था का इंतजाम है, जिससे पानी को जलाशय से छोड़ने की मात्रा, उसके बहाव और दिशा पर नजर रखा जा सकता है। सिंचाई के वॉल्यूम को भी निर्धारित किया जा सकता है और पानी व्यर्थ न हो, इस पर भी काम किया जा सकता है। इतिहास में पहली बार भारतीय परिस्थिति के अनुरूप सिंचाई योजना बनाई गई है, जिससे पानी अंतिम स्तर तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल होगी और पानी के चोरी पर भी रोकथाम किया जा सकेगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। श्री मोदी दोपहर बाद कलबुर्गी जिले में मालखेड़ पहुंचेंगे, जहां वे नवघोषित राजस्व गांव के 5 लाभार्थियों को संपत्ति संबंधी दस्तावेज वितरित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग की एक परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में करीब 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ने शहरों में बाधा रहित यात्रा पर मुख्य रूप से ध्यान दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री 7 सीवेज परिशोधन संयंत्रों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई 1 मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मुंबई 1 की भी शुरुआत करेंगे। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मुंबई 1 शुरू में मेट्रो कॉरिडोर में इस्तेमाल किया जाएगा और बाद में स्थानीय ट्रेनों व बसों सहित बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन के अन्य वाहनों तक इसका विस्तार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री लगभग 17,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 सीवेज शोधन संयंत्रों का शिलान्यास करेंगे। मुंबई में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास में प्रधानमंत्री 20 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई की लगभग 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने के लिए सड़क निर्माण परियोजना भी शुरू करेंगे। श्री मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखेंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और मालदीव की मजबूत साझेदारी को रेखांकित करते हुए कहा है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में दोनों देशों की जिम्मेदारी है। We are good neighbors, we are strong partners, we are today mutually invested in development and progress, but we also together have a responsibility for peace and security in the region. Our security partnership also continues to strengthen, which is the way it should be. India is always willing to meet the requirements and the needs of Maldives both for itself and for the larger region. डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ बैठक में मौजूदा परियोजनाओं की समीक्षा की। दोनों देशों ने सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए। इनमें उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपया के अतिरिक्त अनुदान का सहमति पत्र भी शामिल है। एक रिपोर्ट। डॉक्टर जयशंकर ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना सहित भारत समर्थित कई और परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं ने लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, कल हस्ताक्षरित समझौते दोनों देशों के बीच मजबूत विकासात्मक साझेदारी को साबित करते हैं। विदेश मंत्री कल राष्ट्रपति इब्राहिम सोली के साथ हनीमधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में भी भाग लिए। ये विकास परियोजना राजधानी क्षेत्र के बाहर सबसे बड़े निवेशों में से एक है। डॉक्टर जयशंकर फोकैदू में एक सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वे आज कोलंबो के लिए रवाना हो जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी।
केरल के तिरुवनंतपुरम में G20 के स्वास्थ्य संबंधी कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिन की इस बैठक का उद्घाटन कल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने किया था। G20 का ये समूह स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा का प्रमुख मंच है। G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। आज के सत्र में डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली की संभावनाओं पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को और नागालैंड तथा मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। मतगणना 2 मार्च को होगी। त्रिपुरा में 21 जनवरी को तथा मेघालय और नागालैंड में 31 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल नई दिल्ली में कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को चुनाव के दौरान धनबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए पूरी तरह चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने लक्षद्वीप लोकसभा सीट और महाराष्ट्र की 2 तथा अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट के लिए 27 फरवरी को उपचुनाव कराने की घोषणा की है। उपचुनाव के परिणाम 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अनौपचारिक बैठक के दौरान बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार पर जोर दिया है। ये देखते हुए कि बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार एक तत्काल आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बढ़ते विखंडन को लेकर चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा कि G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत दक्षिण की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वैश्विक दक्षिण के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना जारी रखेगा। सुश्री काम्बोज ने कहा कि आगे की राह चुनौतीपूर्ण है और विकास चुनौतियों का स्थायी समाधान खोजने के लिए सदस्य देशों से सामूहिक रूप से मिलकर काम करने का आग्रह किया। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास आज मुंगेर से सुल्तानगंज के लिए रवाना हो गया है। क्रूज बिहार होकर बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक भी क्रूज पर यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि क्रूज दोपहर सुल्तानगंज पहुंचेगा। पर्यटक आज सुल्तानगंज के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का परिभ्रमण करेंगे। वे प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर देखने जाएंगे जो भगवान शिव को समर्पित हैं। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा होने के कारण सावन के महीने में देश के विभिन्न भागों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। सुल्तानगंज के बाद गंगा विलास क्रूज भागलपुर के बटेश्वर स्थान के लिए रवाना हो जाएगा, जहां पर्यटक प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन स्थल देखेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी से गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया था। क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा, जिसे दुनिया की सबसे लंबी यात्रा माना जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा को सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करने का आह्वान किया है। श्री ठाकुर ने कल नई दिल्ली में कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भारत सरकार युवाओं तक नेताजी की शौर्य गाथा पहुंचा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि नेताजी में साहस, दूरदृष्टि और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर सही मायने में दुनिया को नेतृत्व देने वाला आजाद भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कल्पना थी, तो आज देने का काम वो भारत कर रहा है। और G20 की प्रेसिडेंसी भी किसी देश को मिली तो भारत को वो सौभाग्य इस वर्ष मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की वीरता की जो गाथा है, उसको हमें जन जन तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए।
ओडिशा में चल रहे FIH पुरुष हॉकी विश्व कप मुकाबले में आज भुवनेश्वर में भारत और वेल्स आमने सामने होंगे। एक रिपोर्ट। भारत आज शाम अपने अंतिम ग्रुप मैच में कलिंगा स्टेडियम में वेल्स के साथ खेलेगा। इसी स्टेडियम में आज मलेशिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से, नीदरलैंड का चिली से और स्पेन का इंग्लैंड से होगा। आज भारत समेत 8 टीमें पूरे जोश के साथ कलिंगा स्टेडियम के मैदान में उतरेंगी। आज दोपहर 1 बजे के बाद होने वाले 3 मैचों में सबकी नजर इंग्लैंड और स्पेन के मुकाबले पर होंगी। इस मैच का नतीजा बताएगा कि भारत को ग्रुप डी में विजेता बनने के लिए वेल्स के खिलाफ जीत का क्या अंतर रखना होगा। भारत ग्रुप डी में है और इस ग्रुप में उसके और इंग्लैंड के बराबर अंक हैं, लेकिन अधिक गोल के कारण इंग्लैंड ग्रुप में शीर्ष पर है। समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। भारत ने 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 12 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 350 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड ने 49 ओवर और 2 गेंद में 337 रन बनाए। इससे पहले भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए। शुभमन गिल ने शानदार 208 रन की पारी खेली। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाले शुभमन गिल सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरा एक दिवसीय मैच शनिवार को रायपुर में होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में शीतलहर जारी है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता और चेन्नई में सुबह कोहरा और हल्की धुंध छाई रही। आज बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। जम्मू, लेह, मुजफ्फराबाद और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह में तापमान 0 से 16 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बेंगलुरु और हैदराबाद में सुबह बादल छाए रहे और बाद में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में तापमान 17 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद कनक। कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता और ओलंपियन विनेश फोगाट द्वारा भारतीय कुश्ती सेवा संघ के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, दैनिक ट्रिब्यून और वीर अर्जुन की पहली सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे ओलंपियन पहलवानों के संगीन आरोपों से हिला खेल जगत। अमर उजाला लिखता है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप, केंद्र ने 72 घंटे में मांगा जवाब। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में अगले महीने विधानसभा चुनाव की घोषणा पर पंजाब केसरी लिखता है, 3 राज्यों में चुनावी बिगुल। सांसद खेल महाकुंभ के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री का बयान जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। वक्त गुजारी नहीं है खेल। अमर उजाला ने भी प्रधानमंत्री का बयान दिया है, सोच बदली तो भारत बना रहा रिकॉर्ड, हासिल करने हैं नए लक्ष्य। राष्ट्रीय सहारा ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनूठी पहल पहले पन्ने पर सबसे ऊपर दी है। उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र हर साल 5 निरक्षरों को बनाएंगे साक्षर। हरिभूमि ने हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 3 लगातार छक्के लगाते हुए दोहरा शतक पूरा करने वाले शुभमन गिल की तारीफ में लिखा है, शुभ ने जीता देश का मन। दैनिक ट्रिब्यून कश्मीर के बारामूला इलाके में तंग मर्ग झरना जमने की खबर सचित्र देते हुए लिखा है, थम गया पानी, पारावार न पारे का। राजस्थान पत्रिका ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, नासा ने कहा दुनिया को झुलसाएगा जलवायु पैटर्न, लौटेगा एल नीनो, सर्दी के बाद इस साल गर्मी भी होगी प्रचंड। दैनिक भास्कर ने यूरोपीय जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित शोध के हवाले से बताया है, ध्यान का सकारात्मक प्रभाव, आस्था न होने पर भी धार्मिक रीति रिवाज हमें धैर्यवान बनाते हैं, मानसिक शांति देते हैं, तनाव कम होता है और बीपी कम होता है। दैनिक भास्कर ने अपनी खास खबर में पहले पन्ने पर लिखा है, द ऑफ बीट साड़ी फैशन शो का आयोजन 19 मई को लंदन में। भारत की 90 डिजाइन की साड़ियां, रेडी टू वेयर और स्टील के धागों वाली साड़ियां भी होंगी प्रदर्शित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए आज कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत और मालदीव की संयुक्त जिम्मेदारी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की तत्काल आवश्यकता। हैदराबाद में 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया और FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला वेल्स से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।